इकोनॉमिक्स हिंदी मीडियम। तो देखो मैंने तुम्हें बताया था कि भुगतान शेष के अंदर दो खाते होते हैं। एक तो अपना मेनली होता है चालू खाता, जैसे कि हमारा करंट अकाउंट। तो चालू खाते में हम उन सभी भुगतानों की बात करते हैं, उन सभी लेन देनों की बात करते हैं जिसका संबंध किसी भी प्रकार की परिसंपत्ति या देयता से नहीं होता है। लेकिन पूंजी खाते में हम उन सभी लेन देन की बात करते हैं जिनका संबंध हमारी परिसंपत्ति या फिर देयता से होता है। तो मैंने तुम्हें चालू खाते के भी कुछ घटक लिखवा दिए थे, लेकिन हमारा एक अधूरा काम रह गया था जो कि पूंजी खाते के घटक हैं। तो घटक कहने का मतलब ये होता है कि पूंजी खाते के अंदर हम कौन कौन से आइटम को डालते हैं और पूंजी खाते के अंदर कौन कौन से आइटम को नहीं डाला जाता है। आखिर कौन कौन सी मदों को पूंजी खाते में रखा जाता है और कौन कौन सी मदों को पूंजी खाते में नहीं रखा जाता है। तो कुल मिलाकर तुम्हें बस इतनी सी बात जाननी है कि पूंजी खाते के अंदर हम हर उस एक मद की बात करते हैं जिसकी वजह से हमारी परिसंपत्ति या फिर देयता में परिवर्तन होता है। तो पूंजी खाते के घटक, ये तुम्हारा लास्ट हेडिंग था आई थिंक। और मैंने इसके अंदर अभी तक एक भी एक्सप्लेन नहीं करवाया था, शायद मैंने नाम लिखवा दिया था। पूंजी खाते का जो पहला घटक होता है वो होता है अपना उधार। मुझे बताओ, जब हमारा देश दूसरे देशों से क्या लेगा? उधार लेगा। उधार को ब्रैकेट के अंदर जरूर लिखना, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बोरोइंग। क्या बोला जाता है उधार को इंग्लिश के अंदर? बोरोइंग। कहने का मतलब ये कि जब हम दूसरों से क्या लेना पसंद करते हैं? उधार लेना पसंद करते हैं। मुद्दे की बात यह है कि अगर तुमने दूसरे देशों से उधार लिया है, चाहे 10 रुपए का उधार लिया है, चाहे 10 करोड़ का उधार लिया है, चाहे जितना मर्जी उधार लिया है, तो बताओ तुम्हें देना तो पड़ेगा। मतलब भविष्य में तुम्हारी वो क्या बन जाएगी? देयता। देयता को अकाउंट वाले बच्चे ज्यादा अच्छे से समझते हैं क्योंकि देयता को बोला जाता है लाइबिलिटीज। कॉमर्स वाले बच्चों को मालूम होता है कि लाइबिलिटीज क्या होती है। खैर मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूं। जब हम किसी से कोई भी उधार लेते हैं, चाहे 5 रुपए, चाहे 100 रुपए, चाहे 1000, चाहे जितना मर्जी उधार लो, उधार तो उधार होता है। और अगर तुमने आज किसी से भी उधार लिया है तो वो उधार तुम्हें भविष्य में चुकाना पड़ेगा। जैसे कि तुम बैंक से क्या लेते हो? लोन लेते हो। बैंक से अक्सर एक व्यक्ति अपने काम धंधे को बरकरार रखने के लिए क्या लेना पसंद करता है? लोन। तो वो भविष्य में चुकाना पड़ेगा, बिना चुकाए तो बात बनेगी नहीं। तो एक व्यक्ति जब किसी से उधार लेता है तो भविष्य में वो उसकी क्या बन जाती है? देयता बन जाती है। देयता का मतलब होता है जिम्मेदारी बन गई कि उसको ये पैसा लौटाना ही लौटाना है। तो बताओ पूंजी खाते में इसकी बात आएगी ना? क्यों? क्योंकि ये हमारी परिसंपत्ति या फिर देयता को प्रभावित कर रहा है। तो ये उधार हमारी किस चीज को प्रभावित करता है? देयता को। हमारी क्या उत्पन्न होने लगती है? देयता। अब मुद्दे की बात यह है कि जब हम दूसरे देशों से उधार ले रहे हैं तो किस किस प्रकार के उधार हम लेना पसंद करते हैं। तो दो तरह के उधार हम दूसरे देशों से लेते हैं, पहले तो उनके नाम लिखने हैं। तो उधार के अंदर एक्सप्लेनेशन लिखो, उधार के आगे ही एक्सप्लेन करना है। अब लिखो, पूंजी खाते के घटक के रूप में, पूंजी खाते के घटक के रूप में उधार को पूंजी खाते के घटक के रूप में उधार को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। या फिर ये लिखो, दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। दो भागों में, कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। मतलब वो कौन कौन से दो तरह के उधार है वो मुझे बताने हैं। पूंजी खाते के घटक के रूप में उधार को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकृत मतलब बांटा गया है। वर्गीकृत किया गया है। लिखो, बाहरी, बोर्ड पे लिखा हुआ है, बाहरी वाणिज्यिक, बाहरी वाणिज्यिक उधार। इंग्लिश में भी जरूर लिखना,
क्योंकि जब मैं इसका मतलब समझाऊंगा तो तुम्हें इंग्लिश का वर्ड बहुत ज्यादा हेल्प करेगा समझने में। अगर तुम इसका मतलब इंग्लिश में भी लिख लोगे तो तुम्हारी बहुत हेल्प हो जाएगी। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, बाहरी वाणिज्यिक उधार। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। ठीक है, तो ये होता है पहला, बाहरी वाणिज्यिक उधार। पूंजी खाते के घटक के रूप में उधार को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, बाहरी वाणिज्यिक उधार। अब लिखो तथा, एक दूसरा उधार भी होता है, लिखो तथा बाहरी सहायता। बोर्ड पे लिखा हुआ है बाहरी सहायता। देखो दोनों तरह के उधार में ये जो शब्द आ रहा है बाहरी, बाहरी का मतलब है कि ये जो हमें उधार मिल रहा है ना, ये अपने देश से उधार नहीं मिल रहा है, ना कि अपने देश के बैंक से उधार मिल रहा है, ना कि अपने देश के उद्योगपतियों से उधार मिल रहा है। ये उधार हमें किससे मिल रहा है? ये उधार हमें दूसरे देशों की सरकार से या दूसरे देश से मिल रहा है। इसलिए क्या शब्द इस्तेमाल किया गया है? बाहरी, एक्सटर्नल। जो भी पैसा आ रहा है बाहर से आ रहा है, इसलिए एक्सटर्नल। तो ये होता है बाहरी सहायता। इसको भी इंग्लिश में जरूर लिखना भाई, ब्रैकेट में लिख लो इंग्लिश में। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल, ये तो इंग्लिश में लिख लो एक्सटर्नल। सहायता के लिए मैं लिख देता हूं असिस्टेंस, एक तरीके की हेल्प। मुझे बताओ, है तो ये दोनों के दोनों उधार, और जब भी तुम किसी से उधार लोगे तो बदले में तुम्हें क्या देना पड़ता है? ब्याज, अंगूठा नहीं, ब्याज देना पड़ता है। बिना ब्याज के तो आजकल कोई भी पैसा नहीं देता, और ये तो दूसरे देश की सरकार है, अपने देश की सरकार नहीं देती। ठीक है, तो बदले में तुम्हें यहां पर भी ब्याज देना पड़ेगा, यहां पर भी ब्याज देना पड़ेगा, लेकिन दोनों की ब्याज में फर्क है। ध्यान से समझना इस चीज को। मुझे बताओ, ये तो है बाहरी वाणिज्यिक उधार और वो है बाहरी सहायता। वो एक तरीके की सहायता है। अब ये मत सोचना कि अगर सहायता है तो बिना ब्याज के काम चल जाएगा। है तो वो भी उधार और है ये भी उधार, लेकिन ये होती है कमर्शियल लेवल पर। यहां पर जो तुम्हें ब्याज चुकाना पड़ता है वो ब्याज की दर थोड़ी सी ऊंची होती है, क्योंकि वो अंतरराष्ट्रीय बाजार में निर्धारित की जाती है मांग और पूर्ति की सहायता से। लेकिन यहां पर जिस ब्याज दर पर दिया जाता है वो थोड़ी सी कम होती है। समझ में आ रहा है ना दोनों में क्या डिफरेंस है? इसलिए इसके नाम में ही छुपा हुआ है सहायता। ये एक तरीके की हेल्प है बस, ये एक तरीके की तुम्हारी क्या कर देता है? हेल्प कर देता है। अब हेल्प करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम्हें ब्याज नहीं देना पड़ेगा, उधार का पैसा वापस नहीं देना पड़ेगा। पैसा भी वापस देना पड़ेगा और ब्याज भी देना पड़ेगा साथ में, लेकिन उसके मुकाबले थोड़ा सा कम, बाहरी वाणिज्यिक उधार के मुकाबले थोड़ा सा कम। एक एग्जांपल दे देता हूं, अगर यहां पर तुम्हें ब्याज देना पड़ रहा है 10%, तो यहां पर देना पड़ेगा 7% या 8% या 6%। उतना नहीं देना जितना यहां पर देना है। ठीक है, तो दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है। तो मैंने लिखवाया है बाहरी वाणिज्यिक उधार तथा बाहरी सहायता। अब इन दोनों के बारे में नोट में लिखना। एक नोट लिखो, नोट के अंदर लिखो स्मॉल ए पॉइंट। हाँ, स्मॉल ए में लिखो बाहरी, पहले ये वाला लिखवा रहा हूं जो थोड़ा सा महंगा होता है, नाम से ही पता चल रहा है कमर्शियल। कमर्शियल मतलब कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बड़े लेवल पर, ज्यादा इंटरेस्ट रेट देनी पड़ती है इस पर। बाहरी वाणिज्यिक उधार, बाहरी वाणिज्यिक उधार ब्याज की बाजार दर पर। बाजार दर मतलब वो दर जो बाजार में निर्धारित की गई है, और बाजार में कोई सी भी दर कैसे निर्धारित की जाती है? मांग और पूर्ति की सहायता से। बाहरी वाणिज्यिक उधार ब्याज की बाजार दर पर उपलब्ध कराया जाता है। बाहरी वाणिज्यिक उधार
ब्याज की बाजार दर पर उपलब्ध कराया जाता है। मतलब ये उधार हमें बाजार दर पर मिलता है, बाजार दर जो मार्केट के अंदर बनाई जाती है, बाजार दर पर उपलब्ध कराया जाता है, जो कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार में निर्धारित होती है, इंटरनेशनल मनी मार्केट के अंदर। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार मतलब इंटरनेशनल मनी मार्केट, जो कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार में निर्धारित होती है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार में निर्धारित होती है। बाहरी वाणिज्यिक उधार ब्याज की बाजार दर पर उपलब्ध कराया जाता है, जो कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार में निर्धारित होती है, निर्धारित होती है। लेकिन यहां पर कुछ ऐसा होता है नहीं, ये भी ब्याज पर ही उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन ये बाजार दर पर नहीं उपलब्ध होता, ये रियायती दर पर उपलब्ध होता है। रियायती दर मतलब कंसेशनल रेट। कहते नहीं है कि 700 रुपए आपकी फीस है, कुछ कंसेशन काटने के बाद कितना रहेगा, तो मैं बोलूंगा 500 रुपए या 600 रुपए, ठीक है, उसे कहते हैं कंसेशनल रेट। तो ये हमें रियायती दर पर उपलब्ध हो जाता है, लेकिन ये हमें बाजार दर पर उपलब्ध होता है। दोनों में मेन डिफरेंस यही है। तो इसी के अंदर लिखना है, जो कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार में निर्धारित होती है, जबकि इसी में लिखो जबकि के बाद, जबकि बाहरी सहायता ब्याज की रियायती दर पर, रियायती मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, रियायती मतलब कंसेशनल रेट, छूट वाली रेट, जिस पर हमें थोड़ी बहुत क्या मिल जाती है, छूट मिल जाती है। जबकि बाहरी सहायता, इसलिए इसके नाम में ही छुपा हुआ है, ये एक तरीके की क्या है, सहायता है, असिस्टेंस है, हेल्प है बस, है ना। हेल्प का मतलब ये नहीं कि तुम्हें देना नहीं है, वापस देना तो पड़ेगा। जबकि बाहरी सहायता ब्याज की रियायती दर पर उपलब्ध हो जाता है, जबकि बाहरी सहायता ब्याज की रियायती दर पर उपलब्ध हो जाती है। मतलब ये वाला उधार हमें थोड़े से कम रेट पर और पहले वाला उधार थोड़े से ज्यादा रेट पर, लेकिन उधार तो उधार है, और दोनों के दोनों उधार किस में आते हैं, पूंजी खाते के अंदर उपलब्ध हो जाती है। नोट के अंदर लिखो बी पॉइंट, नोट के अंदर लिखना है बी पॉइंट। तो मुझे बताओ, जब हम दूसरे देशों से कोई सा भी उधार लेंगे, चाहे वो वाणिज्यिक उधार हो चाहे वो सहायता हो, दोनों के दोनों उधार हमारी देयता को प्रभावित करेंगे ना, क्योंकि उधार का मतलब है चुकाना पड़ेगा, हमें ये उधार कभी ना कभी तो चुकाना पड़ेगा। मतलब दोनों से ही हमारी क्या बन जाती है, देयता बन जाती है, लाइबिलिटी बन जाती है, इंग्लिश में बोले तो लाइबिलिटीज। तो ये बात लिखो नंबर बी के अंदर, यदि हम शेष विश्व से उधार लेते हैं, शेष विश्व मतलब अपने देश को छोड़कर बचे हुए देश, शेष विश्व मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं इसको इंग्लिश में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अपने देश को छोड़कर बाकी सारे देश। यदि हम शेष विश्व से उधार लेते हैं, तो इस प्रकार हमारी शेष विश्व के प्रति, यदि हम शेष विश्व से उधार लेते हैं, यदि हम शेष विश्व से उधार लेते हैं, तो इस प्रकार हमारी शेष विश्व के प्रति देयता को बढ़ावा मिलता है, शेष विश्व के प्रति, है ना, हमें दूसरे देशों को वो चुकाना भी पड़ेगा, नहीं चुकाओगे तो दिक्कत होगी। शेष विश्व के प्रति देयता को बढ़ावा मिलता है, बढ़ावा मतलब हमारी देयता बन जाती है, जिम्मेदारी बन जाती है, लायबिलिटीज बन जाती है, देयता को बढ़ावा मिलता है, परंतु पूंजी खाते के अंदर इसे, तो बताओ चाहे उधारी सही, पैसा आया तो है ना,
जब तुमने दूसरे देशों से उधार लिया है, बेशक उधार लिया है लेकिन पैसा तो आया है ना, तो पूंजी खाते के अंदर ये एक प्रकार की क्या मानी जाती है, जमा मद। इसको बोलते हैं क्रेडिट आइटम। तो कई बार पेपर में 1 नंबर में यह आ चुका है कि भुगतान शेष के अंदर जब हम दूसरे देशों से उधार लेते हैं तो उसे कैसी मद माना जाता है, तो तुम्हें बताना है ये क्रेडिट आइटम होता है, मतलब कि जमा मद। तो लिखो, प्रतिदेयता को बढ़ावा मिलता है परंतु पूंजी खाते के अंदर इसे जमा मद के रूप में नोट किया जाता है। तुम इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख सकते हो क्रेडिट आइटम, जमा मद मतलब क्रेडिट आइटम, परंतु पूंजी खाते के अंदर इसे पूंजी खाते के अंदर इसे जमा मद के रूप में नोट किया जाता है, जमा मद के रूप में नोट किया जाता है, क्योंकि यह भी विदेशी विनिमय की एक प्रकार की प्राप्ति होती है तो प्राप्ति ना, पैसा तो आया है ना, चाहे उधारी लिया हो लेकिन आया तो है, क्योंकि यह भी विदेशी विनिमय की एक प्रकार की प्राप्ति होती है, विदेशी विनिमय की एक प्रकार की प्राप्ति होती है, प्राप्ति होती है। ठीक है, तो ये था पहला घटक जो कि पूंजी खाते के अंदर दर्शाया जाता है, उधार। अब लिखो नंबर 2, दूसरा घटक। हाँ, दूसरा घटक लिखो विदेशी निवेश। मुझे बताओ, जैसे हम दूसरे देशों के अंदर निवेश करते हैं ठीक उसी प्रकार दूसरे देश वाले भी अपने देश में निवेश करते हैं। हम दूसरी कंपनी के शेयर खरीदते रहते हैं, दूसरी कंपनी के बॉन्ड्स खरीदते रहते हैं, दूसरे देशों में हमारे बैंकों की ब्रांचें खुली हुई हैं, हमारे देश में दूसरे देशों की ब्रांचें खुली हुई हैं, मैकडोनल्ड हो गया, डोमिनोज हो गया, वॉलमार्ट हो गया, एक से एक फॉरेन कंपनी के प्रोडक्ट और फॉरेन कंपनीज अपनी कंट्री के अंदर काम करती है। तो बताओ, ये निवेश ही तो है, दूसरे देश वाले यहां पर पैसा खर्च करने के लिए तैयार है, हमारे देश वाले उनके यहां पर पैसा खर्च करने के लिए तैयार है। तो इस तरह का निवेश क्या कहलाता है, विदेशी निवेश। कभी हम करते हैं कभी वो करते हैं, और इन सब की जानकारी किसमें मिलती है, भुगतान शेष के अंदर। कौन से खाते में, पूंजी खाते में। तो लिखो विदेशी निवेश के आगे पहले तो कि कौन कौन से तरह का निवेश अक्सर किया जाता है। तो पहले लिखो पूंजी खाते के अंदर विदेशी निवेश को 2 प्रकार से वर्गीकृत, पूंजी खाते के अंदर विदेशी निवेश को पूंजी खाते के अंदर विदेशी निवेश को 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। 2 प्रकार से, कितने प्रकार से, 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पोर्टफोलियो निवेश, बोर्ड पे लिखा हुआ है, पोर्टफोलियो निवेश। इंग्लिश में भी लिख लेना, वैसे तो ये खुद इंग्लिश का शब्द है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो निवेश मतलब कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अभी मैं बताऊंगा क्या होता है ये। पूंजी खाते के अंदर विदेशी निवेश को 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, पोर्टफोलियो निवेश तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। विदेशी प्रत्यक्ष, खुद ही लिख लो,
विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, इंग्लिश में जरूर लिखना और इस वाले पर टिक भी कर लेना। पोर्टफोलियो निवेश तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिख लो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसको फॉरेन लिखो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट में लिखो एफडीआई। एफडीआई के नाम से ज्यादा पॉपुलर है ये, और ये एक देश के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अब दोनों के अंदर फर्क देखो, मैंने तुम्हें दो तरह के निवेश लिखवा है, पोर्टफोलियो निवेश और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। देखो पोर्टफोलियो में क्या होता है, पोर्टफोलियो में एक्चुअल इन्वेस्टमेंट नहीं होती। मान लो अपनी कंपनी के कुछ शेयर, अपने मतलब इंडिया की कोई कंपनी थी, इंडिया की कंपनी ने अपने कुछ शेयर्स निकाल रखे हैं, कुछ बॉन्ड्स निकाल रखे हैं, कुछ सिक्योरिटीज निकाल रखी है, गवर्नमेंट ने भी निकाल रखी है। मतलब कि मैं बात कर रहा हूं पेपर की, कागज की बात कर रहा हूं, कोई चीज की बात नहीं कर रहा, कोई बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा, कोई घर की बात नहीं कर रहा, कोई कंपनी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं कागज की। मतलब जब इन्वेस्टमेंट किस में होती है, कागजों में होती है, शेयर्स में होती है, बॉन्ड्स में होती है। तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट कहां पर आती है, पोर्टफोलियो में। लेकिन विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में क्या होता है, जैसे कि मान लो अपनी कंट्री के अंदर मैकडोनल्ड खुले हुए हैं, एक प्रॉपर कंपनी खुली हुई है ना, और वो अपने गुड्स को यहां पर बेचती है, खरीदती है, बेचती है, वैसे खरीदती थोड़ी ना है। मैकडोनल्ड हो गए, वॉलमार्ट हो गए, एक से एक ब्रांड के शूज हो गए, कार हो गई, मतलब कंपनियों ने डायरेक्ट यहां पर इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट कहलाती है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। अपनी गवर्नमेंट से परमिशन लेती है और यहां पर वो अपनी कंपनी खोल लेती है। तो जब दूसरे देश की कंपनी यहां पर खुद आकर अपनी कंपनी खोल लेती है तो वो कहलाती है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट मतलब उन्होंने कोई पेपर नहीं खरीदा, उन्होंने खुद यहां पर आकर अपना कारोबार स्टार्ट कराया या उनके पार्टनर ने स्टार्ट करा, इसे कहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और पोर्टफोलियो मतलब उन्हें आने की जरूरत नहीं है, उन्हें यहां पर आने की जरूरत नहीं है, वो बस क्या करते हैं, पेपर में इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा। बिल्कुल इसी तरीके से हम भी करते हैं। तो उम्मीद करता हूं तुम्हें दोनों तरह के निवेश में फर्क समझ में आ गया होगा। प्रत्यक्ष निवेश में दूसरे देश के लोग यहां पर आकर अपना धंधा पानी स्टार्ट करते हैं, निवेश करते हैं। और पोर्टफोलियो निवेश में उन्हें आने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे निवेश होता रहता है। तो नोट के अंदर लिखो दोनों निवेश के बारे में। ए पॉइंट पहले ए में लिखो पोर्टफोलियो निवेश, पहले मैं एक्सप्लेन करवाऊंगा कौन सा निवेश, पोर्टफोलियो निवेश, मतलब कि इंग्लिश में पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये वो इन्वेस्टमेंट होती है जो किसी बिल्डिंग में या किसी कंपनी में नहीं होती, सिर्फ कागजों में होती है, शेयर्स में होती है। इन्वेस्टमेंट करने का ये एक अच्छा तरीका है पोर्टफोलियो निवेश। तो लिखो, इसको एक नाम से और जाना जाता है, वो लिख लेना। लिखो, इसे विदेशी संस्थागत निवेश भी कहा जाता है। इसे विदेशी संस्थागत, इसे विदेशी संस्थागत निवेश भी कहा जाता है। विदेशी संस्थागत निवेश भी कहा जाता है। संस्थागत निवेश भी कहा जाता है। इस प्रकार का निवेश अक्सर दूसरे देश वाले क्या करते हैं, अब हमारी कंपनी मतलब भारत की कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं वहीं पे बैठे बैठे, पैसे हमारे पास, शेयर उनके पास, फ्री में थोड़ी ना देंगे हम, भारत है, मूर्ख थोड़ी ना है। इसे विदेशी संस्थागत निवेश भी कहा जाता है। इस प्रकार का निवेश अक्सर घरेलू कंपनी के, इस प्रकार का निवेश अक्सर घरेलू कंपनी के शेयरों तथा बॉन्ड्स में किया जाता है।
शेयर लिख लेना, कभी शेयर लिख दो। अक्सर घरेलू कंपनी के शेयरों, चलो मैं लिख देता हूं, ये तो गलत है। इस प्रकार का निवेश अक्सर घरेलू कंपनी के शेयरों तथा बॉन्ड्स में किया जाता है। बॉन्ड्स होते हैं वही कागज, बॉन्ड्स में जेम्स बॉन्ड होता है, उसी से लिया है बॉन्ड, दे नहीं रहा था मैं ले लिया। बॉन्ड्स में किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर उन्हें यहां पर आने की जरूरत नहीं होती, हमें वहां पर जाने की जरूरत नहीं होती है, बात फिर भी बन जाती है, ठीक है। अब लिखो बी पॉइंट, बी में लिखो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसको फॉरेन लिखो इंग्लिश में भी। विदेशी, कुछ बातें इंग्लिश में ज्यादा टेक्निकली समझ में आती है, नाम से ही पता चल रहा है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उन्हें यहीं पर आकर डायरेक्टली इन्वेस्ट करना होता है पैसा। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, तो लिखो इसमें जब दूसरे देशों द्वारा घरेलू अर्थव्यवस्था के, जब दूसरे देशों द्वारा घरेलू अर्थव्यवस्था के जब दूसरे देशों द्वारा घरेलू अर्थव्यवस्था के उद्यमों में, उद्यम मतलब एंटरप्राइजेस, घरेलू अर्थव्यवस्था के उद्यमों में निवेश किया जाए, या तो वो खुद अपनी कंपनी खोलेंगे या फिर हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे अपना पैसा डायरेक्ट, उद्यमों में निवेश किया जाए, जैसे भारत में वॉलमार्ट स्टोर, बोर्ड पे लिखा हुआ है, वॉलमार्ट, जब दूसरे देशों द्वारा घरेलू अर्थव्यवस्था के उद्यमों में निवेश किया जाए, जैसे भारत में वॉलमार्ट स्टोर, है ना, इसके अंदर दूसरे देश वाले निवेश करना पसंद करते हैं, ठीक है। तुमने सुना होगा एनआरआई, एनआरआई शब्द पहले भी सुन रखा है, देखते हैं कितनों को पता है। तो अगला घटक लिखो एनआरआई जमाए, एनआरआई जमाए। मुझे बताओ एनआरआई की फुल फॉर्म होती है नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि वो इंडिया का रहने वाला व्यक्ति नहीं है, वो बाहर रह रहा है, और अगर बाहर रह रहा है तो काम भी बाहर ही कर रहा होगा। मुझे बताओ अगर इंडिया से कोई व्यक्ति अमेरिका में जाकर रहने लग जाए और वहीं पर अपना काम धंधा करने लग जाए, तो अपने परिवार को भी तो पैसा भेजेगा ना, अपने परिवार को पैसा भेजेगा, महीने के महीने या साल के साल या 6 महीने या 2 महीने जो भी है, पैसा तो वो जरूर भेजेगा। तो जब वो पैसा भारत में भेजेगा तो उसे बोलते हैं एनआरआई जमाए। लेकिन थोड़ा सा फर्क है, ध्यान से सुनना, जब एक व्यक्ति भारत से पढ़ लिख कर सब कुछ करने के बाद अमेरिका में चला गया है तो परिवार को तो खैर वो पैसा भेजेगा, लेकिन अक्सर क्या होता है, अपने देश के घरेलू अर्थव्यवस्था में भी थोड़े पैसे लगाना पसंद करता है। बहुत से लोग होते हैं जो अपने देश के लिए कुछ काम करते हैं, तो जब एनआरआई ये पैसा घरेलू अर्थव्यवस्था के लिए भेजता है, ध्यान से सुनो, अपने परिवार के लिए भेजता है, तो वो चालू हस्तांतरण बन जाता है, जो कि तुम्हें याद होगा मैंने चालू खाते में बताया था। लेकिन जब वो पैसा घरेलू अर्थव्यवस्था के लिए भेज रहा है, घरेलू अर्थव्यवस्था मतलब अपने खुद के देश के लिए भेज रहा है, तब वो आएगा पूंजी खाते में। और यहां पर मैं बात कर रहा हूं घरेलू अर्थव्यवस्था के अंदर द्वारा भेजा गया पैसा, ना कि अपने परिवार को द्वारा भेजा गया पैसा। अगर उसने अपना पैसा परिवार के लिए भेजा है तो वो चालू हस्तांतरण है। अगर उसने वो पैसा घरेलू अर्थव्यवस्था के लिए भेजा है, भारत के लिए भेजा है,
ठीक है, तो वो आएगा पूंजी खाते के अंदर। तो लिखो एनआरआई जमाएं। ये पूंजी खाते का एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। वैसे कंपलसरी नहीं है हर किसी एनआरआई के लिए कि वो पैसा भेजे ही भेजे, घरेलू देश के लिए, है ना, अपने परिवार के लिए तो खैर भेजेगा ही, वो तो कंपलसरी है भेजेगा, लेकिन देश के लिए भेजेगा ये कोई जरूरी नहीं है, भेजना चाहिए, है ना, हर किसी को ये सब करना चाहिए, करता कोई नहीं, लेकिन ये पूंजी खाते का एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। पूंजी खाते का एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। जब कोई एनआरआई घरेलू अर्थव्यवस्था में अपनी जमाएं भेजता है, जब कोई एनआरआई जब कोई एनआरआई घरेलू अर्थव्यवस्था में अपनी जमाएं भेजता है, ध्यान से अंडरलाइन करो इस शब्द को, कहां पर भेज रहा है वो अपनी जमाएं? घरेलू अर्थव्यवस्था में, ना कि अपने परिवार को, परिवार की बात नहीं हो रही है यहां पर। अगर वो अपनी जमाएं परिवार में भेज रहा है तब तो वो चालू खाते में आएगी, लेकिन अगर वो अपनी जमाएं घरेलू अर्थव्यवस्था में भेज रहा है तब वो पूंजी खाते में आएगी। जब कोई एनआरआई घरेलू अर्थव्यवस्था में अपनी जमाएं भेजता है तो इस प्रकार की जमाओं को पूंजी खाते के घटक के रूप में लिखा जाता है। तो इस प्रकार की जमाओं को तो इस प्रकार की जमाओं को पूंजी खाते के घटक के रूप में इस प्रकार की जमाओं को पूंजी खाते के घटक के रूप में लिखा जाता है। पूंजी खाते के घटक के रूप में लिखा जाता है ना, मतलब जो इस देश का निवासी नहीं है वो भी इस देश के लिए पैसा भेज सकता है, क्योंकि वो था तो सही ना इस देश का पहले, अब तो भेज सकता है ना, अपने देश के प्रति कुछ तो जिम्मेदारी बनती है, नहीं बनती उसकी, घटक के रूप में लिखा जाता है। तो ये ध्यान रखना, ठीक। तो मैं तो कहता हूं कि हर एक व्यक्ति को भेजना चाहिए, ठीक है, भेजता कोई नहीं, लेकिन घटक के रूप में लिखा जाता है। इसी में लिखो भी एक छोटी सी लाइन और है, अनिवासी, मतलब जो भारत का निवासी नहीं है, अनिवासी, निवासी और उसके आगे लगा देना अनिवासी, ठीक है, नॉन रेजिडेंट। तो लिखो अनिवासी भारतीय, अनिवासी भारतीय मतलब जो भारत के निवासी नहीं है, अनिवासी भारतीय भारत में जमाएं भेजते रहते हैं। अनिवासी भारतीय, अनिवासी भारतीय भारत में जमाएं भेजते रहते हैं, भारत में जमाएं भेजते रहते हैं, जमाएं भेजते रहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं बैंकिंग की, इसका एक इंपॉर्टेंट घटक जिसका नाम है, लिखो फोर्थ, बैंकिंग पूंजी, पूंजी, बैंकिंग पूंजी, बैंकिंग कैपिटल। कई बार क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं अपने देश की जो सरकार है वो दूसरे देशों से, दूसरे देशों की कंपनियों से सिक्योरिटी खरीदती रहती है, संपत्ति खरीदती रहती है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं, शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, परिसंपत्तियां हो गई, डॉक्यूमेंट्स हो गए, प्रतिभूतियां हो गई, सिक्योरिटीज हो गई, है ना, इतनी सारी चीजें खरीदती है सरकार, नहीं रखती, कौन रखता है? आरबीआई। तुम्हें मालूम है ना, सारे के सारे पैसों से रिलेटेड लेन देन, हर तरह का हिसाब कहां पर रखा जाता है?
आरबीआई के पास। तो आरबीआई के पास ही सिक्योरिटीज सेफ्टी के साथ रखी रहती है। अब मुझे बताओ, जरूरत पड़ने पर क्या आरबीआई इन सिक्योरिटीज को बेच सकता है या नहीं बेच सकता है? बेच सकता है। अगर आरबीआई के पास कुछ सिक्योरिटीज रखी हुई हैं, कुछ परिसंपत्तियां रखी हुई हैं, कुछ शेयर्स रखे हुए हैं दूसरे देशों के, तो वो इस चीज को सरकार के कहने पर कभी भी बेच सकता है। जैसी वो बेचेगा, ध्यान से देखना, अगर आरबीआई ने उस परिसंपत्ति को बाजार के अंदर बेच दिया तो बेचने पर बदले में क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। बदले में आरबीआई के पास क्या आ जाएगा? कैश आ जाएगा। तो बताओ, कैश आने से उसके तरलता में परिवर्तन आएगा ही नहीं आएगा? तरलता का मतलब होता है लिक्विडिटी। अगर मैं तुमसे कह रहा हूं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है? गोल्ड है। दो बंदे मैं बताता हूं, तीन बताता हूं। एक बंदा है, उसके पास भरपूर मात्रा में गोल्ड है। एक बंदा है, उसके पास भरपूर मात्रा में चेक है, चेक बुक है, और बैंक में खूब पैसे भरे हुए हैं। चेक बुक है, बैंक में दुनिया भर के पैसे भरे हुए हैं। और एक बंदा है जिसकी जेब में, घर में दुनिया भर का क्या है? कैश पड़ा हुआ है, भरा पड़ा है तबीयत से। ध्यान से सुनो मेरे एग्जाम्पल को, तुम्हें लिक्विडिटी का मतलब ही क्लियर हो जाएगा कि क्या होती है तरलता और क्या होती है लिक्विडिटी। वैसे तो ये अकाउंट का शब्द है, लेकिन तुम लोगों को भी समझ में आएगा। ए के पास दुनिया भर का गोल्ड था, बी के पास चेकबुक थी, बैंक में खूब पैसा था, और सी के पास दुनिया भर का पैसा है ऑन द स्पॉट, और घर में भी खूब पैसा है, उसकी जेब में हर जगह पैसा ही पैसा है। अगर ये तीनों बंदे मार्केट में कुछ खरीदने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले किसको सामान मिलेगा? गोल्ड वाले बंदे को, या फिर चेकबुक वाले बंदे को, या फिर कैश वाले बंदे को? सबसे पहले सामान मिलेगा कैश वाले बंदे को। क्यों? क्योंकि वो ऑन द स्पॉट गड्डी उसके मुंह पे मारेगा पैसों की। इसे कहते हैं तरलता। सबसे ज्यादा तरलता किसमें पाई जाती है? कैश के अंदर। तरलता कैसे घटती है और कैसे बढ़ती है वो बात मैं भी नहीं कर रहा। सबसे ज्यादा लिक्विडिटी किसकी होती है? कैश की होती है। चेक को भी हर कोई इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करने वाला, और गोल्ड को तो सुनार एक्सेप्ट नहीं करता इतनी आसानी से, तो आम बंदा क्या कर लेगा? समझ रहे हो ना इस बात की वैल्यू? तो तरलता बनती है कैश की वजह से। अब देखो, आरबीआई के पास जो सिक्योरिटी रखी हुई थी वो सिक्योरिटी उसने बाजार में बेच दी, बेचने पर बदले में क्या मिल गया? कैश। तो उसकी तरलता में वृद्धि हो जाएगी ना, आरबीआई के पास पैसा बढ़ेगा, उसकी तरलता बढ़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि बैंकों के पास पूंजी में परिवर्तन होता रहता है। वो कभी कभी सिक्योरिटी को बेचते रहते हैं और कभी कभी सिक्योरिटी को खरीदते रहते हैं, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अनुसार जैसा वो निर्देश देगी वैसा आरबीआई करेगा, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेगा। तो मुझे बताओ, उसके सिक्योरिटी बेचने से पैसा आया है, तो ये पैसे का क्या माना जाता है? इनफ्लो माना जाता है। दो तरह के फ्लो होते हैं, एक तो वो होता है जिससे पैसा जा रहा है, आउटफ्लो, और एक वो होता है जिससे पैसा आ रहा है, इनफ्लो। तो इसकी वजह से पैसा आता है जब वो सिक्योरिटी बेचेंगे। तो लिखो बैंकिंग पूंजी के अंदर यह भी पूंजी खाते का एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। यह भी पूंजी खाते का एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। जब वाणिज्यिक बैंक विदेशी परिसंपत्तियों को अपने पास रखते हैं, मतलब उनके पास वो संपत्ति रखी हुई है। कौन सी संपत्ति? जो विदेशी है, बाहर की है, यहां की नहीं है। जब वाणिज्यिक बैंक विदेशी परिसंपत्तियों को अपने पास रखते हैं, और बताओ जरूरत पड़ने पर उन्हें खत्म भी कर सकते हैं ना, मतलब बेच सकते हैं। खत्म करने का मतलब ये नहीं आग लगा दी उसमें, खत्म करने का मतलब है बेच दी। जब वाणिज्यिक बैंक विदेशी परिसंपत्तियों को अपने पास रखते हैं और जरूरत पड़ने पर विदेशी परिसंपत्तियों को निकाल दिया जाता है। निकाल देने का मतलब ये नहीं बाहर फेंक दिए, निकालने का मतलब है बेच दिए। समझ रहे हो ना? जब वाणिज्यिक बैंक विदेशी परिसंपत्तियों को अपने पास रखते हैं
और जरूरत पड़ने पर विदेशी परिसंपत्तियों को निकाल दिया जाता है। विदेशी परिसंपत्तियों को निकाल दिया जाता है, जिसके कारण वाणिज्यिक बैंकों की किसमें परिवर्तन आएगा? तरलता में, लिक्विडिटी में फर्क आएगा, उसकी लिक्विडिटी बढ़ेगी, कैश आएगा, जिसके कारण वाणिज्यिक बैंकों की तरलता में परिवर्तन आता है, जिसके कारण वाणिज्यिक बैंकों की तरलता में वाणिज्यिक बैंकों की तरलता में परिवर्तन आता है। तरलता में परिवर्तन आता है मतलब पैसा आएगा, है ना? तो लिखो तरलता में परिवर्तन आता है और इस प्रकार विदेशी विनिमय का अंतर्वाह होता है। बोर्ड पे लिखा हुआ है अंतर्वाह, इंग्लिश में लिख लो, इंग्लिश में ज्यादा आसान है। इनफ्लो, पैसों का क्या होता है? इनफ्लो होता है, मतलब पैसा आता है। और इस प्रकार विदेशी विनिमय का अंतर्वाह होता है, ब्रैकेट में लिख लेना इनफ्लो, क्योंकि अंतर्वाह वैसे इतना हैवी शब्द है और तुम लोगों के अंदर दिमाग नाम की चीज बहुत ही कम दी है भगवान ने। जिसके कारण वाणिज्यिक बैंकों की तरलता में परिवर्तन आता है और इस प्रकार विदेशी विनिमय का अंतर्वाह होता है।